गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा अपन चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे से कर लिया। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत इजी था, ठीक है ना। उसके बाद आज अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्चुअली इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी करेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। चलो, अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है। सपोज दैट अपने पास एक क्या है, चार्ज पार्टिकल। सपोज दैट a charge particle q is a charge particle q, charge particle का चार्ज कितना है q, is moving with velocity v in magnetic field b vector, then अगर एक चार्ज पार्टिकल q कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड b में, देन उस पे कोई फोर्स लगेगा। देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल is F vector equals to QV cross B. F vector equals to QV cross B। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को अपन मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम आगे भी चैप्टर में जाके लॉरेंज फोर्स के नाम से इस फॉर्मूले को लिखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में वेलोसिटी v से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये तो कल ऑरस्टेड ने बताया था, बेचारे ने, ऑरस्टेड ने यही तो बताया था कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो उस पे फोर्स लगता है, वो अपने पास से डेविएट होता है। इसका मतलब उस पे फोर्स लगा था और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ये वेक्टर फॉर्म लिखा QV क्रॉस B। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, f का मैग्नीट्यूड लिखूं F इक्वल्स टू, तो वो क्या होगा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो QVB sin थीटा, तो इसका सॉल्यूशन हो गया इनटू n कैप नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ V एंड B। जिस डायरेक्शन में V और B है, जिस सरफेस V और B की जो सरफेस है उसके नॉर्मल, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जिस सरफेस में हमने लिया हुआ है उसके नॉर्मल इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ F इज होगी नॉर्मल टू द V एंड B। अपन ऐसा लिखेंगे। इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम आएगा। तो V और B के नॉर्मल होगा, जिसको अपन n कैप से डिनोट करेंगे, और फार्मूला होगा QVB sin थीटा। इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो कितना आया, केवल QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। ये फोर्स का फार्मूला है। अब इसमें देखो आपका पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो थीटा 0 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in the direction of magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री भी हो सकता है। इसके जस्ट ऑपोजिट भी मूव करे। दोनों सिचुएशन एक साथ देख लेते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसमें sin 0 पुट करो या sin 180 पुट करो, आंसर क्या हो जाएगा, 0। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QVB sin 0। sin 0 आपका 0 होता है, इसलिए F की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस केस में उसमें जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू आ गई 0। F की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कोई समस्या नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, अर्थात उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड केस की बात करें, चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। इफ चार्ज particle is moving
moving is moving perpendicular direction from magnetic field then force कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। सो फोर्स कितना हो गया F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसके फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा क्यू वी बी, क्या ये फोर्स मैक्सिमम होगा, साइन 90 वाले केस में फोर्स क्या होगा मैक्सिमम, ये आपका फोर्स मैक्सिमम हुआ। इस केस में जो पार्टिकल है उस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। इक्वेशन नंबर जो भी आप डालना चाहो, इनको 1 इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको आप 3 बोल दो, यहाँ तक कोई समस्या आई हो तो बोलो बेटा। उस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स कितना होगा क्यू वी बी। अब अगर मैं यहाँ से बी की यूनिट और ये पूछूं आपसे, या मैं बी की डेफिनेशन पूछूं तो वो क्या होगी, ठीक है ना, वो अपन देखते हैं। यहां से B का फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 3 B का फॉर्मूला बोलो, B इक्वल्स टू F मैक्सिमम अपॉन Q, ये लिखोगे QV अपॉन में आ जाएगा F मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन B इक्वल्स टू कितना हुआ F मैक्सिमम। इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज 1 कूलम हो, अगर 1 मीटर पर सेकंड से वो किसी फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड है, वही उसका क्या है मैग्नेटिक फील्ड। F मैक्सिमम B के इक्वल कब होगा, जब Q और V की वैल्यू 1 लेंगे। Q आपका चार्ज पार्टिकल का चार्ज है 1 कूलम, V क्या है 1, उसकी स्पीड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से। अगर आपका 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ही उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये इस तरह से अपन डिफाइन कर लेंगे। अब यूनिट ऑफ B की बात करें अपन, यूनिट ऑफ B देखो क्या क्या हो सकती है। वैसे ऐसा यूनिट जो है इसकी टेस्ला होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है B की टेस्ला, टेक्ला जिसको आप बोलते थे, ऐसा यूनिट ऑफ B क्या होती है बेटा टेक्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसने ये यूनिट दी थी, इसलिए मैं पहले लिखूंगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ B इज टेस्ला, इसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको टेक्ला के नाम से याद रख सकते हैं अपन। देखो सेकंड, अगर इसकी मैं CGS यूनिट की बात करूं, CGS यूनिट ऑफ B इज गाउस, कैपिटल G से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और एक टेक्ला जो है उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इक्वल्स टू, यहां से देखो फॉर्मूला न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड, यहां से देखो एक फॉर्मूला तो ये आया न्यूटन पर चार्ज की यूनिट कूलम मीटर पर सेकंड, कूलम मीटर सेकंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। एक तो इस फॉर्मूले से लिख दिया हमने T की यूनिट, सॉरी B की यूनिट। दूसरा एक और यूनिट इसकी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रख लेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे 1 गाउस को डिफाइन करना हो तो 1 गाउस होता है 1 मैक्सवेल, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम था, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गाउस। आपसे पूछा जाए 1 टेस्ला और 1 गाउस में रिलेशन, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गाउस, एक टेस्ला 10 टू द पावर 4 गाउस के इक्वल होगा, और एक गाउस जो है वो 10 टू द पावर -4 टेस्ला के इक्वल होगा। ऐसे अपन इनको, इनके जो रिलेशन है आपस में वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक टेस्ला 10 टू द पावर 4 गाउस के इक्वल, एक गाउस 10 टू द पावर -4 टेस्ला के इक्वल होता है, ये अपने को रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड की आपने यूनिट डायमेंशन, हाँ डायमेंशन की बात करी जाए तो B की डायमेंशन कैसे लिखोगे, कौन से फॉर्मूले से इजी रहेगा, सोच के देखो, इनसे नहीं इस वाले से, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर,
न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, या यहाँ से न्यूटन पर, इन दोनों की डायमेंशन लिख लो, आपको इजीली डायमेंशन मिल जाएगी v की। F मैक्सिमम की डायमेंशन मतलब डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q डायमेंशन ऑफ V, ऐसे लिख लो। F की डायमेंशन सबको पता है m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन A1 T1 एंड V की डायमेंशन L1 T-1। सिंपलीफाई कर लो, m1 L1 से L1 कैंसिल हो गया, L0 T1 T-2, T1 -1 ये भी कैंसिल हो गया, T-2 ही बचेगा, A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या यूनिट डायमेंशन में कोई समस्या है B की? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमने जानेंगे। अब अपन बात करते हैं बायट सावर्ट। एक्चुअल में अपन अलग अलग वायर के लिए, या बायट सावर्ट जो साइंटिस्ट था, जो बेईमान आदमी था, उसने ऑरस्टेड की कॉपी करी थी, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो बेईमान था उसने सारा ऑरस्टेड से ही सीखा। ऑरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने मैथमेटिकली उसको लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये बायट सावर्ट तो बेईमान था, उसने कॉपी करी ऑरस्टेड की, जो गलत बात है, ठीक है ना। उसने गलत था, उसको ऑरस्टेड को ही बोलना चाहिए था कि भैया आप ही दे दो, मैं क्यों करूं, मैं क्या करूंगा। उसने एक्चुअल में बेईमानी करी थी, इसलिए बायट सावर्ट जो है वो बेईमान आदमी था। बायट सावर्ट कैसा आदमी था? बेईमान था, उसने पक्की बेईमानी करी थी। ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसी की कॉपी करी उसने एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए वो बेईमान था। तो अपना नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे अपन, बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायट अलग था, सावर्ट अलग था। बायट और सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ जो दिया था वो क्या था उसको हम स्टडी करना बेटा। देखो, बायट सावर्ट ने करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करी, वायर लिया XY, करंट कैरिंग वायर, ये क्या आपका करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो करानी थी, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रही है, सपोज इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I, X to Y, Y to X भी फ्लो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उसने इसके अंदर एक एलिमेंट कंसीडर किया dl वेक्टर। dl की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। करंट x to y फ्लो कर रही है तो dl की डायरेक्शन x to y होगी, करंट y to x फ्लो कर रही है तो dl की डायरेक्शन y to x होगी। मतलब dl की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा उसने बताया कि भाई मैं अगर इससे r डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और जो पॉइंट लिया है पॉइंट P वो dl से थीटा एंगल पे, मींस r के और dl के बीच का एंगल थीटा है। और ये जो r लिया हमने, ये जो डिस्टेंस लिया है, इसकी डायरेक्शन जो है, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना P पॉइंट, इस वायर से कितनी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज P पे होगी। डायरेक्शन ऑफ r जो है वो ऑलवेज P पे होगी, मतलब P पॉइंट जहां हम कंसीडर करते हैं ना उसकी तरफ ही होती है। तो r की डायरेक्शन ऐसे, dl की डायरेक्शन ऐसे, बीच का एंगल थीटा। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dl वेक्टर। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at point P due to element dl वेक्टर। अब लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P is, first point, magnetic field at point P is नहीं लगाना। फर्स्ट पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे ड्यू टू एलिमेंट dl वेक्टर, जिसको हमेशा क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लो, इस dp वेक्टर, हम उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं।
जिसको dB लिख देंगे, उसकी जो वैल्यू है इस dB डिपेंड ऑन, ऐसे किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करती है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना उस पे, तो मैं लिखूंगा dB is directly proportional to current flowing in the wire. Current flowing in the wire means dB proportional to I. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टेट ने बताया था बेचारे कि जब मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो कंपास में डिफ्लेक्शन फास्ट होगा, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया होगा, वही है। अकॉर्डिंग टू बायर्स लॉ dB is directly proportional to current flowing in the wire, कि उसकी जो वायर है, करंट कैरिंग जो वायर हम ले रहे हैं XY, इसमें कितनी करंट फ्लो करे, तो केवल हम एलिमेंट की वजह से लिख रहे हैं, तो यहाँ से अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ड्यू टू पॉइंट P, तो उसकी वैल्यू जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगी। I को इंक्रीज करेंगे dB की वैल्यू इंक्रीज होगी, I की वैल्यू डिक्रीज करेंगे D की वैल्यू डिक्रीज होगी, dB की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बायर्स लॉ ने बता दिया था बेचारे। सेकंड पॉइंट, dB is directly proportional dB is directly proportional dB is directly proportional to length of element, means dB proportional to dl। वायर जितना लंबा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, तो एलिमेंट की लेंथ कितनी ले रहे हैं, अगर हम पूरे वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे x to y तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, छोटे एलिमेंट के लिए कंसीडर करेंगे तो वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे हम वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, तो dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dB जो है वो dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मतलब लेंथ पे भी डिपेंड करता है वायर की मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, ये जो dB की वैल्यू है वो r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच के एंगल की जो ज्या होती है उस पर भी डिपेंड करती है, मतलब साइन थीटा पे। dB is directly proportional dB is directly proportional to sine angle between r vector and dl वेक्टर। r वेक्टर इस डायरेक्शन में, dl वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उसका साइन एंगल साइन थीटा होगा, मींस dB proportional to sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3, dB proportional to sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया? साइन एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर, थीटा था तो sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और फोर्थ पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट देखो, ये डिस्टेंस के इनवर्सली मतलब जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, तो dB is directly proportional to square of inversely proportional to, directly proportional नहीं होगी, dB is inversely proportional
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन square of distance between element dl vector and point P, जहां पे अपन कैलकुलेट करते हैं dB is inversely proportional to square of distance between element dl and point P। element dl और point P के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा r, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। अपन लिखेंगे dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो चार इक्वेशन आपने फाइंड आउट करी है इन चारों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा बायस आउटफ्लो से मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट P। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कंबाइन करो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को कंबाइन कर लो तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा, ये तो आपका न्यूमरेटर में I ऊपर है dl ऊपर है और sin थीटा भी ऊपर है, और r स्क्वायर अपॉन में तो I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r square। This is the magnitude of magnetic field at point P, which is situated r distance from the conducting wire। जो भी आपका करंट कैरिंग वायर है उससे r डिस्टेंस पे सिचुएटेड पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होगा ड्यू टू एलिमेंट dl वेक्टर। अगर मुझे पूरे वायर के लिए कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। पूरे वायर के लिए क्या कर लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म पूछूं आपसे, म्यू नॉट की बात करूं कि म्यू नॉट क्या आ गया नया कंपोनेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर किया था तो वहां लिखते थे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह से म्यू नॉट भी आपकी कोई परमेबिलिटी होगी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर अपन करंट कैरिंग वायर को किसी मीडियम में रखेंगे तो म्यू नॉट की जगह लिखा जाएगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा ही कुछ होगा, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। ठीक है, तो अभी आपको म्यू नॉट ही देखना है। और अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म पूछूं आपसे तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो ध्यान से, dB वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर के साथ लिखूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये कैसे लिखा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ऐसे कैसे, I स्केलर क्वांटिटी ऐसे कैसे, r स्क्वायर था पहले नीचे लिख दिया, dl sin थीटा। मुझे पता है r कैप की डायरेक्शन इधर ही होगी, r की डायरेक्शन में इधर मैंने r कैप लिया हुआ है और dl इस दिशा में, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखो, r कैप और dl। मैं लिखूं dl वेक्टर क्रॉस r कैप, क्या लिखोगे, dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड r कैप का मैग्नीट्यूड 1 sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है तो dl sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है, dl sin थीटा को लिखा जा सकता है dl वेक्टर क्रॉस r कैप, dl वेक्टर क्रॉस r कैप। r कैप का फार्मूला था r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो r कैप की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, तो dB वेक्टर आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। This is the vector form of magnetic field at point P. dB vector equals to mu naught upon 4 pi I dl cross r vector upon r cube। आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप देखो कि dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन होगी वही dB वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्रू रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी इसमें और लॉ भी आएंगे, ठीक है ना, उनसे भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं देखो dl क्रॉस r कैलकुलेट करता हूं, dl इस डायरेक्शन में, r इस डायरेक्शन में। आप कैसे सोचोगे, ऐसे लो, dl r की तरफ नहीं मुड़ी, ऑपोजिट डायरेक्शन मुड़ गई, मैं ऐसे सोचूंगा dl की डायरेक्शन में लिखिए कैसे, r की डायरेक्शन मुड़ी है, कितना होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड के लिए अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी अपन क्रॉस लिखेंगे इसका मतलब डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर मान लो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में होता, p डैश यहां होता और मुझे यहां कैलकुलेट करना होता,
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है, ये थीटा होता। मैं कैसे देखता, dl क्रॉस r, ऐसे देखता, r इस डायरेक्शन में, dl इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, उसको अपन डिनोट करते हैं डॉट, उसके ऊपर सर्कल बनाते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड नॉर्मल। वायर की इस तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी इनवर्ड नॉर्मल, इधर है आउटवर्ड नॉर्मल। तो मैं डायरेक्शन और सिखाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आपने dl क्रॉस r की डायरेक्शन निकालनी पॉइंट P पे। dl क्रॉस r आपको आता है, a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, a की डायरेक्शन में फिंगर, b की डायरेक्शन होनी चाहिए थंब, रिजल्टिंग की डायरेक्शन बताता था। ऐसे ही dl क्रॉस r की डायरेक्शन निकालनी है, तो dl इस डायरेक्शन में, r इस डायरेक्शन में, तो अपन कैसे सोचेंगे, अपन ऐसे ही सोचेंगे। dl की डायरेक्शन में फिंगर है, r की तरफ मुड़ रही है, इनवर्ड डायरेक्शन क्रॉस, यहां पे कैलकुलेट करोगे, ऐसे सोचोगे, dl की डायरेक्शन में फिंगर, r की डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, बिल्कुल मुड़ रही है, आउटवर्ड नॉर्मल, ये रहा। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करी जाती है, देखो म्यू नॉट की यूनिट और डायमेंशन की और बात कर लेते हैं। डायरेक्शन भी आपने फाइंड आउट कर ली, मैक्स का वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, मैग्नीट्यूड भी लिख लिया, राइट आउट का इजी था। अब मैं आपसे केवल इतना पूछूं कि मुझे कैलकुलेट करना हो म्यू नॉट का फॉर्मूला, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो कैसे लिखोगे, आप इसी फॉर्मूले से देख लो। म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई की बात करें, 4 पाई तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, केवल म्यू नॉट की बात करें, dv r स्क्वायर, dv की यूनिट लिखी थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, ये अपॉन में आएगा आइडियल एम्पियर मीटर, sin थीटा यूनिटलेस क्वांटिटी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, म्यू नॉट की यूनिट आई आपके पास वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, या फिर टकला वाली टकला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, टकला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, टकला मीटर पर एम्पियर, ये भी इसकी यूनिट होती है। अब आप इसकी डायमेंशन म्यू नॉट की वो तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टकला की लिखी हुई है, मीटर पर एम्पियर भी लिख लो, इस तरह से आप इसके डायमेंशन भी लिख लेते हो। म्यू नॉट की यूनिट डायमेंशन का हमने पता कर ली। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान रखना, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, वैसे म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।